हमारा ये सोलर सिस्टम एक सिमुलेशन है और इसे कंट्रोल किया जा रहा है सोलर सिस्टम के अंत में छिपे एक इनविजिबल प्लैनेट 9 से, जहां मौजूद है एक एडवांस सिविलाइजेशन का एलियन बेस। और इवन वहां टाइम टू टाइम वो एलियन सिविलाइजेशन अपने स्पेस प्रोब्स भी भेजती रहती है, जिन्हें हम इंटरस्टेलर विजिटर्स जैसे ओमुआमुआ, बोरिसोव और 3i एटलस के नाम से जानते हैं। वेल, ये थियरी कुछ टाइम से इंटरनेट पर काफी बवाल मचा रही है। मचाए भी क्यों ना, जहां आज तक हमने कभी कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं देखा था, वहीं पर कुछ पिछले सालों में हम इंसान ऐसे 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व और फोटोज में कैप्चर कर चुके हैं, जिनकी एक्सेलरेशन, स्पीड और मूवमेंट सिंपली फिजिक्स के नियमों को ब्रेक कर देती है एंड प्रूव करती है कि सोलर सिस्टम के बाहर कुछ तो ऐसा है जो हमें ऑब्जर्व करना चाहता है, देखना चाहता है या शायद खुद को कंट्रोल करना चाहता है। और क्यों इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को कई लोग सोलर सिस्टम के एक इनविजिबल शील्ड से प्रोटेक्टेड प्लैनेट 9 और इवन सिमुलेशन थियरी से जोड़ते हैं। आखिर वैज्ञानिकों को इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बीच वो कौन सा पैटर्न मिला है जिसने वैज्ञानिकों को इतना डरा दिया है कि शायद अगर फ्यूचर में कोई अगला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में आया तो उसकी डायरेक्शन अर्थ के पास से नहीं बल्कि अर्थ से होकर गुजरेगी। यानी चांस है कि नेक्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारा अंत होगा। पर आखिर क्यों? वेल, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। यह है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। तो ठंडी रात दिसंबर 2025, तारे हल्की हल्की टिमटिमा रही हैं और अचानक दूर एक हल्की सी नीली धुंध जैसा एक धब्बा दिखता है, जो बाकी तारों की तरह एक जगह पर नहीं है बल्कि धीरे धीरे मूव कर रहा है। टेलीस्कोप से देखोगे तो पता चलेगा कि ये कोई साधारण कॉमेट नहीं है, ये है 3i एटलस, एक ऐसा मेहमान जो लिटरली एक एलियन विजिटर है, जो हमारे आसपास से क्रॉस करके वापस अंधेरे स्पेस में गायब हो गया। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात, ये तीसरा ऐसा मेहमान था जो सिर्फ 8 सालों में हमारे सोलर सिस्टम के बीच से निकला है। साल 2017 में पहला अजनबी, 2019 में दूसरा और 2025-26 में तीसरा। 3 अलग स्टोरीज पर एक ही पैटर्न। किसी और स्टार सिस्टम का मेहमान हमारे ग्रह के बिल्कुल पास से गुजर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो ये काफी हॉरर टाइप सिमुलेशन है। पर आखिर इसका प्लैनेट 9 और सिमुलेशन थ्योरी से क्या कनेक्शन है? चलो सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2017 हवाई के पैनस्टारस टेलीस्कोप पर एक एस्ट्रोनॉमर रात को मूविंग ऑब्जेक्ट्स सर्च कर रहा था। नॉर्मली ये सर्वे टेलीस्कोप एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और स्पेस जंक को ट्रैक करता रहता है। छोटे छोटे ब्राइट डॉट्स जो कि एक दिन से दूसरे दिन हल्का सा मूव करते हैं। उस रात टेलीस्कोप ने भी एक ऐसा ही छोटा सा पॉइंट डिटेक्ट किया। पहले किसी को लगा कि ये भी एक नया सा एस्ट्रॉइड ही होगा, लेकिन जब उसके पोजीशन को 2-3 दिन तक प्लॉट किया गया तब ये पता चला कि इसका पाथ बिल्कुल भी टिपिकल एस्ट्रॉइड जैसा नहीं है। इसका ऑर्बिट एक टाइट एलिप्स नहीं बल्कि एक हाइपरबोला जैसा था, जिसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से काफी ऊपर थी। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में एक सीक्रेट एंट्री लेने के बाद अर्थ के पास से होकर बाहर जा रहा था। इसी वक्त इसे एक नाम मिला, 1i/ओमुआमुआ। हवाईन लैंग्वेज में ओमुआमुआ का मतलब होता है दूर से आने वाला पहला मैसेंजर। जब दुनिया को पता चला कि हमने हिस्ट्री का पहला कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिया है, तो एक्साइटमेंट के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी दुनिया में फैल गई। क्योंकि जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी ब्राइटनेस का पैटर्न देखा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट में नहीं दिखता। नॉर्मली जब कोई पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसका ब्राइटनेस कर्व थोड़ा सा अप डाउन होता जाता है, क्योंकि कभी वो साइड से कभी एज से दिखता है। लेकिन ओमुआमुआ की रोशनी एक एक्सट्रीम रोलर कोस्टर जैसी थी। कुछ घंटों के अंदर ब्राइटनेस 10x तक चेंज हो रही थी। इससे अंदाजा लग रहा था कि इसका शेप बहुत ही लंबा, पतला या फ्लैट वियर्ड टाइप का है। कुछ मॉडल्स के हिसाब से ये लगभग 400 मीटर लॉन्ग और सिर्फ 40 मीटर वाइड था, यानी 10:1 जैसा एस्पेक्ट रेशियो, जो सोलर सिस्टम के किसी भी नोन नेचुरल ऑब्जेक्ट से ज्यादा एक्सट्रीम और ऑलमोस्ट एक स्पेसशिप जैसा था। अब यहाँ पर एक और क्रीपी ट्विस्ट आता है।
जब कोई आईसी कॉमेट सूरज के पास आता है ना, तो हीट की वजह से उसकी सरफेस से गैस और डस्ट निकलती है, जिससे एक फजी सा कोमा और टेल बनती है। लेकिन ओumuamua के साथ वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके साथ कोई कोमा नहीं बन रहा था, बल्कि इसके अलावा इसका पाथ ग्रेविटी कैलकुलेशंस के हिसाब से भी फॉलो नहीं हो रहा था। मानो ये किसी ऐसे इंजन से प्रोपेल्ड हो रहा हो जो हमारी फिजिक्स के नियमों से अलग काम करता हो। और इन्हीं सब अजीब बातों की वजह से इसके ऑब्जर्वेशन डेटा को देखते हुए दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने ओपनली ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये एक एलियन शिप हो सकता है। लेकिन इस आइडिया के बाद कई और ऐसे सवाल खड़े हो गए जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। जैसे अगर ये एलियन स्पेसशिप है तो ये हमारे सोलर सिस्टम में क्यों आई है? क्या इस शिप को भेजने वाले एलियंस हम इंसानों की अर्थ पर एग्जिस्टेंस को जानते हैं? और क्या हमें इन इंटरस्टेलर शिप्स से डरना चाहिए? पर इससे पहले कि हम इन सवालों का जवाब जान पाते, ओumuamua ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका था। यानी जिस काम के लिए ये आया था शायद वो इसने कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा ठीक है, शायद ये एक रेयर सा इवेंट है। पर सिर्फ 2 साल बाद ही यूनिवर्स ने अगला इंटरस्टेलर मिस्ट्री सोलर सिस्टम में भेज दिया, क्योंकि अगस्त 2019 में क्रीमिया के एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर गेनेडी बोरिसोव ने अपने खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप से एक नया कॉमेट डिटेक्ट करते हैं। पहली नजर में ये एक नॉर्मल फजी सा धब्बा लग रहा था, छोटा सर और थोड़ी धुंधली सी टेल। लेकिन जब इसका ऑर्बिट कैलकुलेट हुआ तो सब स्टन्ड हो गए। इसका पाथ भी हाइपरबॉलिक था, एक्सेंट्रिसिटी 1 से काफी ज्यादा और स्पीड भी टिपिकल कॉमेट से अलग थी। ये था 2I/बोरिसोव, हिस्ट्री का दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो इंसानों ने देखा था। और शॉकिंगली ये ओumuamua से भी ज्यादा डरावना और मिस्टीरियस मेहमान साबित हुआ था। तो ओumuamua के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि ये ड्राई और बिना टेल का था, पर बोरिसोव उसके बिल्कुल उलट था। जब हबल जैसे स्पेस टेलीस्कोप ने इसको जूम करके देखा तो एक ब्राइट कोमा, लंबी धूल की टेल और स्टडी आउट गैसिंग क्लियरली दिखी। इस टाइम तक सबको रिलीफ सा फील हुआ। अच्छा, सब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इतने एलियन नहीं होते, कुछ तो हमारे अपने ऊट क्लाउड कॉमेट्स जैसे ही बिहेव करते हैं, पर इसमें भी कुछ अजीब था। और यही वो पल था जब कुछ लोगों ने इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट 9 और सिमुलेशन थ्योरी से जोड़ना शुरू कर दिया। तो 2I बोरिसोव का साइज एस्टिमेट्स के हिसाब से इसका न्यूक्लियस कुछ 100 मीटर से लेकर 0.5 किलोमीटर तक का बताया गया, एक छोटा गंदा सा बर्फीला पत्थर का गोला। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बोरिसोव के कोमा की केमिस्ट्री को ध्यान से स्टडी किया, एल्मा, VLT, हबल जैसे बड़े इंस्ट्रूमेंट से इसके केमिकल्स को देखे गए, तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो फिर से पैटर्न को थोड़ा डरावना बना देती थी। कॉमेट बोरिसोव में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस का लेवल बहुत हाई निकला। कुछ मेजरमेंट्स के हिसाब से वाटर के मुकाबले CO 0.35 से लेकर 1x तक का था। और इसी तरह के पैटर्न्स हमें सोलर सिस्टम के आउटर क्लाउड में भी देखने को मिलते हैं, खास करके एक ऐसे मिस्टीरियस रीजन में जहां ग्रेविटी का मेजरमेंट अनएक्सप्लेन्ड तरीके से काफी ज्यादा है। एक्यूरेटली कहूं तो पृथ्वी से भी 10 गुना ज्यादा। पर इसके बावजूद हमें वहां कुछ दिखता नहीं है। पुराने समय में माना जाता था कि वहां एक प्लैनेट 9 है, पर आज इतने एडवांस टेलीस्कोप्स के बावजूद भी हमें वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखा जाए तो यहाँ समझ के आता है कि 2I बोरिसोव पर मिले केमिकल्स ये दिखाते हैं कि ये सोलर सिस्टम के ऊट क्लाउड के उस हिस्से में काफी समय तक रह चुके हैं, वो भी एक ऐसे रीजन में जहां हम प्लैनेट 9 होने का क्लेम करते हैं। तो इन्हीं पैटर्न्स के कारण कुछ थियरीज क्लेम करती हैं कि सोलर सिस्टम में आने वाले ये सभी इंटरस्टेलर एलियन ऑब्जेक्ट्स सही मायने में एलियन शिप्स हो सकते हैं। शायद उनका वहाँ कोई एलियन बेस हो जहाँ वो रुकते हों और फिर वापस सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाते हो। पर यहाँ पर सिम्युलेशन थियरी आखिर कैसे फिट होती है? वेल, इसके लिए हमें समझना होगा हमारे आखिरी और लास्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस को। तो साल 2025 नासा का एटलास सर्वे स्काई स्कैन कर रहा था। बेसिकली एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो हर रात पूरे आसमान के वाइड इमेजेस लेता है और देखता है कि कौन सा पॉइंट मूव कर रहा है। एंड सडनली 1 जुलाई 2025 को चिले वाले एटलास स्टेशन ने एक फेंट सा मूविंग डॉट पकड़ा, रफली सूरज से 4.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर, जुपिटर के आसपास की डिस्टेंस पर। कुछ दिनों के डेटा के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि ये ऑब्जेक्ट भी एक बहुत ही तीखा हाइपरबॉलिक ऑर्बिट फॉलो कर रहा है,
जब ऑर्बिट सॉल्व हुआ तो रिजल्ट क्लियर था कि ये भी सूरज की ग्रेविटी से बाउंडेड नहीं है। IAU ने इसको नाम दिया 3I/Atlas C/2025N1, तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर। लेकिन 3I एटलस को हमने काफी पहले से ट्रैक करना शुरू कर दिया था। इसका इनकमिंग स्पीड ओमुआमुआ से ज्यादा था, रफली 5860 किलोमीटर पर सेकेंड जैसा हाइपरबॉलिक इनकमिंग वेलोसिटी। अगर तुम इसको सिंपल से कंपेयर करो तो ये अर्थ के डायमीटर जितनी दूरी सिर्फ कुछ मिनट्स में ही कवर कर सकता है। इसका ऑर्बिट भी ऑलमोस्ट रेट्रोग्रेड और लगभग पोलर है, मतलब ये प्लैनेट्स के फ्लो के उलट डायरेक्शन से आकर उनके ऑर्बिटल प्लेन को क्रॉस करता है, जैसे कोई गोली साइड से नहीं सीधा ऊपर से क्रॉस करके जा रही हो। नासा के हिसाब से ये अक्टूबर 30, 2025 के आसपास सूरज के सबसे पास लगभग 1.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी मार्स से थोड़ा अंदर तक आया और दिसंबर 19 को अर्थ से करीब 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी से गुजरा। ये कभी भी हमारे प्लैनेट के डेंजरसली पास नहीं आया, लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ड्रीम टारगेट था। जब 3I एटलस अभी 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आसपास था, तभी टेलीस्कोप्स ने देखा कि इसके अराउंड एक हल्का सा कोमा बन चुका है, मतलब ये एक एक्टिव कॉमेट है, सिर्फ पत्थर नहीं। कुछ ही हफ्तों में इसकी अपीयरेंस चेंज होने लगी। एक तरफ ब्रॉडर फैन शेप्ड ग्लेयर, दूसरी तरफ एक थिन स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली सूरज की तरफ पॉइंट करता हुआ दिख रहा था। ये थी इस कॉमेट की एंटी टेल। नॉर्मल टेल हमेशा सूरज से दूर डायरेक्शन में दिखती है क्योंकि सोलर रेडिएशन और विंड डस्ट को पीछे उड़ा देती है। एंटी टेल एक्चुअली एक ऑप्टिकल इफेक्ट है जब हम अर्थ से एग्जैक्टली कॉमेट के ऑर्बिटल प्लेन में आ जाते हैं तो पाथवे से फैली हुई भारी डस्ट एक सीधी ब्राइट लाइन जैसी दिखाई देने लगती है जो हमें सूरज की तरफ पॉइंट करती हुई लगती है। 3I एटलस की एंटी टेल कुछ इमेजेस में हजारों किलोमीटर तक स्ट्रेच होती दिखती है। इसके साथ एक और विजुअल ट्विस्ट आया। 3I एटलस का कोमा अनयूजुअल तरीके से ब्लू ग्रीन साइड पे दिखा। बहुत से कॉमेट स्लाइटली ग्रीनिश या व्हाइटिश दिखते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में 3I एटलस का कलर ज्यादा गैस डोमिनेटेड लग रहा था। कुछ स्पेसक्राफ्ट्स और एक्सरे ऑब्जर्वेटरीज ने इसके आसपास एक ग्लो डिटेक्ट की थी जो सोलर विंड और कॉमेट्री गैस के टकराने से आ रही थी। कुछ इमेजेस में ये एक्सरे एमिशन 4 लाख किलोमीटर तक फैली हुई दिखाई दी। कुछ हेडलाइंस ने इसको घोस्टली ब्लू विजिटर बोला और लॉजिकली भी सोचो, एक अजनबी कॉमेट जो दूसरे स्टार सिस्टम से आया है, जो ब्लू घोस्ट जैसा चमक रहा है, जिसके जेट्स वॉबल कर रहे हैं और जो सूरज के पास से गुजरते वक्त एक्सपेक्ट से ज्यादा ब्राइट हो गया। लेकिन जहां 3I एटलस की एक साइड इसे एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह शो कर रही थी, वहीं इसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी थी जिन्हें वैज्ञानिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जिसमें सबसे पहली चीज थी इसका नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी ऐसी रफ्तार और शार्प एंगल्स से स्पेस में ट्रैवल करना जो विज्ञान के नियमों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट इसका कनेक्शन सिमुलेशन थियरी से कैसे हुआ? वह इतने सालों के साइंटिफिक डेटा और कैलकुलेशन से हम इतना तो समझ चुके थे कि नेपच्यून से कहीं दूर एक इनविजिबल चीज सब छोटे प्लैनेट्स और कॉमेट्स को हल्का हल्का खींचती है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे प्लैनेट 9 बोलते हैं। पर सिमुलेशन थियरी ऐड की जाए तो अब एक नई रियलिटी कुछ ऐसे बनती है कि ये प्लैनेट नॉर्मल प्लैनेट नहीं बल्कि एक एलियन कंट्रोल स्टेशन है जिसके अराउंड एक इनविजिबल शील्ड है जो लाइट और हीट को डिस्टॉर्ट कर देता है, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट देख नहीं पाते। यहीं से पूरी सिमुलेशन कंट्रोल होती है। फिजिक्स के रूल्स, स्टार्स की पोजीशंस, यहाँ तक कि हमारी यादें तक, सबका कोड यहीं से अपडेट होता रहता है। कभी कभी इन अपडेट्स को फिजिकली डिलीवर करना पड़ता है, तब इंटरस्टेलर स्पेस से छोटे छोटे कुरियर ऑब्जेक्ट्स भेजे जाते हैं। पहले आया 1I ओमुआमुआ, पतला सा सिगार जैसा ऑब्जेक्ट जो ना प्रॉपर कॉमेट था ना एस्ट्रॉइड। दूसरा आया 2I बोरिसोव, एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक कॉमेट। और तीसरा विजिटर आया 3I एटलस। ये ऑब्जेक्ट जब सोलर सिस्टम में सबसे पहले ऊट क्लाउड के उसी मिस्टीरियस हिस्से में जाते हैं और फिर वापस सोलर सिस्टम से बाहर। इसके अलावा जब से सोलर सिस्टम में ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स दिखे ना, तब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई डिजास्टर्स पैटर्न भी रोड हो रहे हैं, जो भी एक साइन है कि जब भी ये इंटरस्टेलर विजिटर आए तब ही मानो इन्होंने उस प्लैनेट 9 की सिमुलेशन रियलिटी में कुछ ऐसा किया जिसका असर हमारे पूरे सोलर सिस्टम एंड अर्थ पर पड़ा है। और इस बात में इसीलिए भी कुछ सच्चाई दिखती है ना, क्योंकि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम इंसान आज तक सोलर सिस्टम में प्लैनेट 9 को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मानो इस सोलर सिस्टम की सिमुलेटेड रियलिटी में वही एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखता नहीं है। लेकिन अब आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर,
आखिर क्यों वैज्ञानिकों को लगता है कि नेक्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है? वेल, ये सिचुएशन तब बनती है जब हम इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को कोई एलियन शिप या सिमुलेशन का हिस्सा मानने के बजाय एक रैंडम स्पेस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा है तो आपने ये जरूर देखा होगा कि हम इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के सामने कितना ज़्यादा वीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इनके आने का पता भी तब चलता है जब ये ऑलरेडी सोलर सिस्टम में हमारे काफी करीब आ चुके होते हैं। अब सोचो, अगर किसी दिन नेक्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अर्थ की तरफ आ जाए तो सोचो क्या हमारे पास कोई तरीका होगा इससे बचने का? एंड जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से टकराने से रोकना नामुमकिन होगा। और हम इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के लिए इतने ब्लाइंड है कि हम देख ही नहीं पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कब और कहां से सोलर सिस्टम में आ जाए। और यही चीज वैज्ञानिकों को डराती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या सच में ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कोई एलियन प्रोब है जो सोलर सिस्टम के एज पर छिपे प्लैनेट 9 पर टाइम टू टाइम आते हैं? एंड इन तीनों को ऑब्जर्व करना हमारी एक मिस्टेक थी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि कैसे अर्थ पर कुछ लोग ये मानते हैं कि वैज्ञानिक लैब के अंदर एक ब्लैक होल क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लैक होल क्रिएट कर रहे हैं। अब आखिर इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? क्या पृथ्वी पर हम एक ब्लैक होल को क्रिएट कर सकते हैं? और क्या ये ब्लैक होल पूरी अर्थ को निगल सकती है? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।